दिन हमारा मिस हो गया ना। जी जी। वही कोई इसीलिए। बात नहीं, हम कवर अप कर लेते वैसे भी। हम्म। आप हो तो हम नहीं लेते कुछ भी टेंशन। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये एग्रीमेंट फॉर सेल जो कि ड्राफ्टिंग, कन्वेयंसिंग और प्लीडिंग उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम जो आज पढ़ रहे हैं ना, उसका मेन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, शायद 2 मार्क के लिए पूछ भी ले। बट मेन जो क्वेश्चन होगा ना, वो ये होगा कि दे विल आस्क टू ड्राफ्ट एक्चुअल सेल एग्रीमेंट। कि हम लोग को एक एग्जांपल देंगे कि आप एक एग्रीमेंट ऑफ सेल का जो विथ सो एंड सो प्राइस एंड ऑल, आप एक ड्राफ्ट बनाओ एग्रीमेंट ऑफ सेल का, या फिर कन्वेंस डीड का, या फिर सेल डीड का एक जो भी है वो ड्राफ्ट बनाओ। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है वो कन्वेयंसिंग टॉपिक के अंदर आता है। कन्वेयंसिंग मतलब जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कभी भी ट्रांसफ़र करते हैं, राइट्स, ओनरशिप, किसी भी तरह का लीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस की जो भी ड्राफ्टिंग लिखा पड़ी होती है, वो सब कन्वेयंसिंग के अंदर आती है। तो व्हेन समबडी सेज कन्वेयंसिंग, it means that it is related to immovable property rights। immovable property के जो rights हैं, या तो वो सेल हुए हैं, या तो वो परचेज हुए हैं, या तो वो लीज पे हुए हैं, या टेनेंसी चेंज हुई है, या ओनरशिप राइट चेंज हुए हैं, या किसी ट्रस्ट ने किसी और को ट्रांसफ़र किए हैं, या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म है जो HUF है, उसने अपने किसी पासनस को, मतलब जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उसमें से किसी को ट्रांसफ़र की है। बट मोर और लेस इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे कार और इन सब के बारे में कन्वेंसिंग नहीं होगी। कन्वेंसिंग होगी तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल के लिए जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हम, ये पूरा चैप्टर आइडियली वी शुड कंप्लीट इन 1 डे, क्योंकि इसमें यूजुअल चीज़ें हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी या सेल की होगी या परचेज़ की होगी, या किसी के साथ इन्वॉल्व हुए होंगे कि जो लोग सेल या परचेज़ कर रहे हैं। तो वी ऑल नो कि बेसिकली क्या होता है। और बेसिक से ज़्यादा बीइंग अ लॉयर और एडवोकेट, और अगर किसी को प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है तो उनको तो ये सब बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। आइडियली भी भले उसमें प्रैक्टिस करो या ना करो, फिर भी इतना तो पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको बोलता है कि सेल डीड बना के दो, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट फॉर सेल बना के दो, तो ये भी एक लॉयर का ही काम है। तो वी शुड नो इन डिटेल अबाउट दिस, एंड दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन रीड अबाउट दिस, बिकॉज आफ्टर सम ईयर्स हम लोग फिर से ये पढ़ने नहीं बैठेंगे जब एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या एक्चुअली में कोई क्लाइंट बोलेगा। तो आइदर हमको AI का हेल्प लेना पड़ेगा, या तो फिर गूगल से कोई पहले से फॉर्मेट लेके उसमें करना पड़ेगा। चलो वो भी हम कर लें, बट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उसके क्लॉजेस क्या है और हर क्लॉज की ज़रूरत क्या है, क्यों इस पॉइंट को ऐड किया गया है। कोई आम तरीके से कोई पार्टनरशिप डीड बनाता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस मिस कर देते हैं लोग। 2 लोग अगर पार्टनरशिप बनाते हैं, उसमें एक पार्टनर के डेथ होने पे दूसरे पार्टनर का क्या होगा, वो पार्टनरशिप फर्म रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके लीगल ईयर्स ज्वाइन करके कर सकते हैं कि नहीं, ये क्लॉज ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं है, क्योंकि वो अनसर्टनिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। बट लॉ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। मतलब हम लोग हर तरह के रिस्क को कवर करके उस हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं, तो ही आप बोल सकते हो कि यू आर अ परफेक्ट लॉयर और अ एडवोकेट और अ प्रैक्टिशनर।
कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, क्योंकि आप सब रिस्क, जो भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसको देखकर आप वो डॉक्यूमेंट बना रहे हो। आपको नहीं पता है कि वो पार्टनरशिप डीड में वो बंदा कल पार्टनरशिप डीड पूरा होते होते या पार्टनरशिप फर्म चल रही है उस बीच में वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। जो दूसरा अकेला पार्टनर बचेगा वो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है, कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ करेगा, क्या उसकी लाइबिलिटी होगी, क्या उसकी एसेट्स होगी, सब चीज़ें अगर उसमें क्लॉज मेंशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर ये प्रॉपर्टी की बात है, चाहे वो छोटी वैल्यू की हो या बड़ी वैल्यू की हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द थिंग, क्या मेजर्स, क्या ड्यू डिलिजेंस लेना चाहिए एक सॉलिसिटर को, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को, एक लीगल कंसल्टेंट को, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइज अ प्रीडोमिनेंट पोजिशन इन अ लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Whenever such a sale is effected, legal practitioners generally come on scenes. तो यूजुअली कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बिना एडवोकेट के नहीं करता है। जनरली सब लोग एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंट करते हैं जो आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इस चीज़ की रिस्क नहीं लेगा कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स खुद ही बनाएगा। द बायर वुड नेचुरली वॉन्ट हिज इंटरेस्ट to be protected and to ensure that the prospective seller has a good title to the property. बायर भी यही चाहेगा कि उसको प्रॉपर जो टाइटल है, मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी का टाइटल, क्योंकि वो पैसे दे रहा है उस चीज़ के, तो वो चाहेगा कि क्लियर टाइटल मिले। मैं अगर कोई पर्टिकुलर फ्लैट खरीद रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि उसका टाइटल क्लियर हो, उसके अगेंस्ट पहले से कोई लोन ना हो, उसके अंदर कोई अगर टेनेंट रह रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए, मतलब कुछ भी उसके अगेंस्ट कोई म्यूनसिपल टैक्सेस तो पेंडिंग नहीं है, कोई उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोसाइटी के ड्यूज़ तो पेंडिंग नहीं है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पेंडिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गुड टाइटल के अंडर में आ जाती है। मतलब मैं चाहूँगी कि मुझे प्रॉपर टाइटल मिले, और जो सेलर है वो चाहेगा कि मुझे मेरा जो फंड है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, या जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी है तो भी उसका जो भी प्राइस है वो उसे मिले क्लियरली, और वो प्राइस मिले तो ही वो ट्रांसफ़र करे। तो आइडियली सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके लिए पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है वो, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनता है उसको डीड ऑफ कन्वेयंस बोलते हैं। डीड ऑफ कन्वेयंस बनने से पहले एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है। मतलब ये सिर्फ एग्रीमेंट है, इसका नाम से ही पता चलता है कि दिस इज़ ओनली अ एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल के पेपर्स को दिखा के आप नहीं बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ या ये प्रॉपर्टी मैंने सेल की है, क्योंकि ये सिर्फ सेल करने का एक एग्रीमेंट है, सेल हुआ नहीं है। इसीलिए पहले एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है। एक्चुअली एग्रीमेंट फॉर सेल जो है वो मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट वो सॉलिसिटर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स इसीलिए बनवाते हैं ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मन दुख नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो। इस रीज़न से वो लोग पहले से ही एग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं, जिसमें सिर्फ वन पार्टी एग्रीज टू सेल एंड अदर पार्टी एग्री टू बाय विथ अ सर्टन अमाउंट एंड सो डिटेल्स। उसमें कुछ टोकन अमाउंट होता है जो एडवांस अमाउंट बोल सकते हैं, वो अमाउंट इन्वॉल्व होता है फ्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं तो वो कल को बोलेगा मैं नहीं परचेज करूँगा। तो एग्रीमेंट फॉर सेल इज़ नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो होगा वो है कन्वेयंस डीड, या फिर डीड ऑफ कन्वेयंस, या फिर सेल डीड। तो इसको जो भी आप नाम बोलो, डीड ऑफ कन्वेयंस लीगली बोलना चाहिए। और conveyance is prepared for sale of property and agreement for sale is entered into between parties, that is intending vendor, मतलब जो vendor मतलब जो seller है वो, और prospective buyer। अब ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि intending vendor है, अभी तक वो सेलर बना नहीं है, उसने सेल नहीं किया, ही इज हैविंग अ इंटेंशन टू सेल। एंड प्रोस्पेक्टिव परचेजर मतलब ही इज़ अ प्रोस्पेक्टिव परचेजर, ही इज़ नॉट स्टिल अ परचेजर, ही इज़ अ प्रोस्पेक्टिव, मतलब ही इज़ डिसाइडिंग, मतलब वो परचेज करने वाला है, अभी तक उसने किया नहीं है। तो जब वो परचेसर बन जाएगा तब वो एक्चुअल परचेसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में अभी सेल और परचेज हुआ नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सच एन एग्रीमेंट मे नॉट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना ज़रूरी भी नहीं है। एग्रीमेंट ऑफ सेल का, एग्रीमेंट फॉर सेल कोई कंपलसरी भी नहीं है।
but and even when it is in writing, no specific form is necessary. एग्रीमेंट फॉर सेल के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऐसा नहीं है, आप कैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ. यूजुअली मार्केट में जो एग्रीमेंट ऑफ सेल का, एग्रीमेंट फॉर सेल का जो फॉर्मेट चलता है वो चलता है, बट इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि ये फॉर्म में नहीं होगा तो सरकार आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है. तो इट इज़ ऑफकोर्स बेटर टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट. तो यूजुअली एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं होगा तो चलेगा, बट इट इज़ बेटर टू हैव दैट, ताकि सेफ्टी रहे, डिस्प्यूट्स ना हो, सो दैट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कैन बी एसर्टेंड. तो पता चले कि किस बेसिस पे टर्म्स एग्री हुए हैं. फर्दर इट इज़ ओनली इफ एग्रीमेंट इज इन राइटिंग that the protection of section 53A of the transfer of property act would be available to the buyer under section the English doctrine of part performance in a modified form has been introduced into Indian law. तो इंडियन लॉ में ये चीज़ इंग्लिश लॉ से आई है, इंग्लिश डॉक्ट्रिन से आई है. उसमें ये है कि पार्ट परफॉर्मेंस हुआ, मतलब उसने कुछ टोकन अमाउंट दिया, कुछ एडवांस अमाउंट दिया, तो उस बेसिस पे इसको इंट्रोड्यूस किया है. ये आता है सेक्शन 53A में अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत. ये जो एग्रीमेंट है, मतलब जो एग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं वो उसके हिसाब से बनता है. As stated above, such an agreement does not create any interest in property. इससे कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो जाता है. मतलब यू कैन नॉट आस्क फॉर कि एग्रीमेंट फॉर सेल बन गया मतलब मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया. एग्रीमेंट फॉर सेल पहली बात तो कंपलसरी भी नहीं है, वो राइटिंग में होना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 53A में बनाना चाहिए, उससे डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं. इट इज़ एडवाइजेबल. और अगर आप रिटर्न में बना ही रहे हो, nor it is written that such an agreement does not create any interest in the property nor it is compulsory registrable. ना ही वो कंपलसरी है और फिर कंपलसरी नहीं है इसीलिए आपको रजिस्ट्री करानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब नोटराइज कराना है. अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कराओ सो दैट seller cannot deal with the property agreed to be sold subsequently to the prejudice of the purchaser. मतलब वो किसी और को ना बेच सके. ऐसा नहीं हो कि वो और 2-3 लोगों के साथ एग्रीमेंट ऑफ सेल कर रहा है, एग्रीमेंट फॉर सेल कर रहा है. तो फॉर दिस रीज़न इट इज़ एडवाइजेबल कि एग्रीमेंट फॉर सेल जो है उसे रजिस्टर किया जाए. इन सच अ केस any third party taking any interest at a subsequent date would be affected with notice of rights of purchaser. तो अगर एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड होगा और उसी बंदे ने दूसरे बंदे को भी वही प्रॉपर्टी के साथ एग्रीमेंट फॉर सेल किया है, तो जिसने पहले किया है वो हमेशा उसको नोटिस भेज सकता है और हमेशा उस पर क्लेम कर सकता है कि मेरा एग्रीमेंट फॉर सेल पहले बना था और मैंने जो है वो रजिस्टर किया है इसको, तो मेरा हक है कि मैं इसे परचेज करूँगा, ना कि तुम्हारा. तो अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो ही आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो द परचेजर वुड नेचुरली लाइक टू एंटर इनटू व्हाट इज नोन एज ओपन कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको ओपन कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं. दैट इज टू से दैट द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट बर्डन विद स्पेसिफिक कंडीशंस. इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है. इन अदर वर्ड्स, ओपन कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन विच merely states that a particular property of a particular tenure has been agreed to be sold by vendor to the purchaser at a particular price. तो ये एक तरह का रफ राइटिंग होता है जिसमें ओपन कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो जिसमें सारे टर्म्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, सिर्फ यही डिसाइड हुआ है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इतने साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है, इसका लोकेशन ये है और इस प्राइस पे बेचना है. दैट अ पार्ट ऑफ सच प्राइस हैज़ बीन पेड टू द वेंडर एज अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी मतलब एक टोकन अमाउंट जो एडवांस अमाउंट इनिशियली कोई देता है टू फ्रीज द डॉक्यूमेंट कि हाँ आप अभी और किसी के साथ डील मत करना कि टोकन अमाउंट दे दिया है. दैट इज़ कॉल्ड अर्नेस्ट मनी. तो अर्नेस्ट मनी एंड द बैलेंस जो है वो बाद में कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद दे देगा. अब हो सकता है कि वो बैलेंस अमाउंट का लोन करे, हो सकता है वो बैलेंस अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में दे. तो कंप्लीशन ऑफ सेल जो होगा, जो भी परचेज प्राइस का बैलेंस अमाउंट होगा, वो होने के बाद ही सेल डीड या डीड ऑफ कन्वेंस होता है. In an open contract for sale, the parties to the contract are governed by the provisions of Section 55 of the Transfer of Property Act. तो 55 में अगर ओपन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बाकी सारे टर्म्स डिसाइड नहीं हुए हैं, सिर्फ रफली ये डिसाइड हुआ है कि ये प्रॉपर्टी है, ये एड्रेस है एंड आई हैव अ इंटेंशन टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू पर्टिकुलर पर्सन एट सो एंड सो प्राइस. तो ये सेक्शन 55 में होगा. लेकिन अगर सारी चीज़ें तय है, सब फिक्स है,
तो उसके हिसाब से 53A में ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा वो अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से बनेगा. अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर क्या है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल, that is where ownership has not passed to him. तो अभी ऑब्वियसली ओनरशिप पास नहीं हुई है क्योंकि अब सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल बना है, सेल डीड या डीड ऑफ कन्वेंस नहीं बना है. तो उस स्टेज पे ओनरशिप कोई भी पास नहीं हुई है. तो बायर का राइट क्या है? जो बाय कर रहा है, जिसने कुछ टोकन अमाउंट दिया है जिसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, तो उसने अगर अर्नेस्ट मनी दिया है, टोकन अमाउंट दिया है, एग्रीमेंट फॉर सेल साइन किया है, तो उसके क्या राइट्स हैं? तो उसके राइट्स ये हैं कि अ चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी फॉर परचेज मनी प्रॉपर्ली पेड बाय हिम इन एंटिसिपेशन ऑफ डिलीवरी. तो उसने जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड पैसा दिया है उस पे उसका हक है. इंटरेस्ट ऑन सच परचेज मनी, जो उसने अमाउंट दिया है, एडवांस या अर्नेस्ट मनी, जो भी अमाउंट दिया उस पे इंटरेस्ट उसको मिल सकता है अगर सेलर डिनाइज कि मुझे नहीं बेचना है. तो द अर्नेस्ट एंड कॉस्ट अवॉर्डेड टू हिम इन अ सूट टू कंपील स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर इट्स रेसिशन केस ही हैज़ प्रॉपरली डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी. अगर वो खुद बोल रहा है कि मुझे दो सिचुएशन हो सकती है. एक तो सेलर बोलेगा मुझे नहीं बेचना है, हो सकता है बायर बोले कि मुझे नहीं बेचना है. तो अगर नहीं उसको बेचना है तो भी उसका जो कॉस्ट है, जो भी उसने खर्चा किया होगा एडवोकेट रिलेटेड या स्टैम्प रजिस्टर किया होगा एग्रीमेंट फॉर सेल को, तो वो सब बायर को भरना पड़ेगा. तो ये बायर, क्योंकि बायर डिनाई कर रहा है. राइट्स ऑफ अ बायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, अगर किस लोगों ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज दे हैव इंटेंडेड टू हैव एन एग्रीमेंट. सी, हर एग्रीमेंट जो है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर वो वैलिड होता है. तो अगर हम एग्रीमेंट फॉर सेल की बात कर रहे हैं तो वो नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ही है. व्हेन टू पार्टीज कम टुगेदर फॉर सर्टन लॉफुल थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन कंसिडरेशन अमाउंट होगा, उसमें कॉम्पेंसेशन कुछ होगा. तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फॉर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो एज गुड एज एग्रीमेंट फॉर सेल ही है. तो राइट ऑफ अ बायर क्या होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है? तो इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी पेड द परचेज मनी ही कैन अक्वायर अ चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी. अगर उसने पूरा परचेज मनी पे कर दिया है तो उसको पूरा हक है कि उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. If he has obtained possession of property agreed to be sold, possession will under section 3 as notice to all subsequent transferees of a property will be bound by it. अगर उसको ऑलरेडी पोजेशन मिल गई है प्रॉपर्टी की जो सोल्ड होने वाला है, तो उसको पोजेशन जो है वो मिल जाएगा और उसका पोजेशन जो उसका हक है मिलना, बिकॉज उसने पहले तो पेमेंट कर दिया है और उसको ऑलरेडी पोजेशन मिल ही गई है. तो उसका जो पोजेशन का जो नोटिस है वो सारी सोसाइटी में या जो भी कोई इंटरेस्टेड लोग होंगे उस, फॉर एग्जांपल वो एक HUF की फ्लैट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फ्लैट है, तो उसके सारे मेंबर्स को उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज जो होंगे उन सबको उसका नोटिस चला जाएगा. ही मे एनफोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. तो वो एनफोर्स कर सकता है एग्रीमेंट टू सेल की जो एग्जीक्यूशन होगा उसको करना है, बायर को करना है, ये बायर का राइट है. इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है किसी से भी और बायर या सेलर, ही कैन ब्रिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेलर. तो उसने जो भी खर्चा किया है वो सेलर के अगेंस्ट जो है वो केस कर सकता है. अगर सेलर बोल देता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो इफ़ ही सक्सीड इन शोइंग दैट बाय रीसेल ऑफ property he have made a fair profit, he is entitled to such amount. अगर उस प्रॉपर्टी को वो रीसेल करता है और उससे प्रॉफिट हो जाता है ड्यूरिंग द एग्रीमेंट ऑफ सेल ओनली, तो उस प्रॉफिट पे उसका हक है, फेयर प्रॉफिट पे उसका हक है. अब आफ्टर कंप्लीशन जहाँ पे ओनरशिप पास हो चुकी है तब बायर के क्या राइट्स हैं? अब तक हम जो देख रहे थे वहाँ पे बायर के पास ओनरशिप नहीं आई थी, सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था. अगर यहाँ पे कंप्लीशन हो जाता है, ओनरशिप उसको मिल जाती है, तो बायर के क्या राइट्स हैं?
द बेनिफिट्स ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो कुछ भी अगर प्रॉपर्टी में वैल्यू इंक्रीज हो गई, अचानक ये हो गया कि उस प्रॉपर्टी के बाजू में कोई बड़ा मंदिर इनॉग्रेट हो गया, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसमें अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो उसमें बायर जो है उसका पूरा हक है कि उसमें कुछ भी बेनिफिट जो हुए हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू में, उसमें उसका ही हक है। सेलर फिर नहीं बोल सकता कि मैंने तो तुमको कम में बेचा, अब तो इसका वैल्यू बढ़ गया। रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ, उसमें से कोई भी रेंट जो आता है उसमें बायर का हक है, बिकॉज ऑब्वियसली ओनरशिप पास हो चुकी है। बायर की लाइबिलिटी क्या है? टू डिस्क्लोज टू सेलर एनी फैक्ट, अगर उसको पता चल रहा है कि उस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी थी जो उसको पता है कि सेलर को नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायर को पता है कि उस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट जो है वो 30% FSI देने वाली है, उस प्रॉपर्टी को और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है उसकी वैल्यू, या FSI देने वाली है, या गवर्नमेंट कुछ और स्कीम निकालने वाली है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, और उसने सेलर को नहीं बताया, तो उसको बोला जाएगा कि उसने ये जो डिस्क्लोज नहीं किया उसने, दैट इज़ अमाउंट टू द फ्रॉड। क्योंकि फ्रॉड सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपने किसी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, डिस्क्लोज नहीं की, तो वो भी अंडर फ्रॉड आ सकता है अगर वो केस करे तो। बट ऐसा है कि बायर जो है उसका ये लाइबिलिटी है, अगर उसे कोई ऐसी जानकारी पता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि सेलर की प्रॉपर्टी है अब तक, और उसे बताना चाहिए था और उसने फिर भी नहीं बताया, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ही विल बी ओमिशन टू मेक सच डिस्क्लोजर। उसने अगर ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं की तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है। कौन? बायर फ्रॉड कर रहा है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन विथहेल्ड कर रहा है, नहीं बता रहा है सेलर को, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है। टू पे और टेंडर द परचेज मनी टू द सेलर, अब बायर की लाइबिलिटी है कि जो भी परचेज मनी है वो सेलर को दे। सेलर ने बोला है मेरे मम्मी के अकाउंट में डालो, पापा के अकाउंट में डालो, भाई के अकाउंट में डालो, जिसके अकाउंट में बोला है उसके अकाउंट में डालना है, तो उसको इन शॉर्ट उसको जो भी परचेज मनी है वो सेलर को देना है, या फिर उसने जिस भी अकाउंट में डालने के लिए बोला है उसको डालना है, उसको देना है उसको वो अमाउंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, तो कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बायर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू बेयर एनी लॉस राइजिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इंजुरी और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर बायर प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसमें अगर एंटाइटल्ड है, तो अगर वैल्यू सिमिलरली डिक्रीज हो जाती है तो उसमें भी वो उसका ही नुकसान है, वो सेलर को नहीं बोल सकता। एक बार प्रॉपर्टी उसने परचेज कर ली, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कुछ रोड बनाना चाहा और उसकी वैल्यू कम हो गई अचानक से उस एरिया की, तो फिर उसका जो लॉस है वो बायर को बेयर करना पड़ेगा। टू पे पब्लिक चार्जेस, रेंट्स विच मे बिकम पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, हो सकता है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड सोसाइटी ने कोई मेंटेनेंस बोला कि अभी भरना पड़ेगा सबको, सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है या बिल्डिंग गिरने वाली है तो सबको सो एंड सो अमाउंट भरना पड़ेगा, तो जो भी कुछ बाद में सेल के बाद में जो भी कुछ अगर चार्जेस भरने आ रहे हैं तो वो बायर इज़ बाउंड टू पे। सेलर का राइट क्या होगा कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल टू रेंट एंड प्रॉफिट टिल ओनरशिप पासिस, तो सेलर का भी ये कर्तव्य है कि सेल होने तक अगर कुछ भी रेंट उस प्रॉपर्टी से आ रहा है तो वो उसका है, लेकिन सेल डेट के बाद जो भी रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से वो सब पे बायर का हक है, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ ही इज़ द ओनर। तो कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद टू चार्ज अपॉन अ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ बायर, सेलर का ये काम है कि बायर को प्रॉपर्टी पूरी तरह से ट्रांसफ़र करे और उसको पूरी डिटेल्स दे दे कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये टेनेंट्स है, मंथली आपको इतना रेंट देंगे, या फिर उनका टेन्योर जो है वो 11 मंथ्स का है, 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, वो कब ख़त्म होगा, जो भी उसके पेपर्स होंगे वो सब उसको प्रॉपरली दे दे विदाउट आस्किंग फॉर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है सेलर की लाइबिलिटीज़ क्या है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल कंप्लीशन होने से पहले सेलर की लाइबिलिटीज़ ये है कि उसको बायर को बताना है कोई भी डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, तो अगर उसे पता है कि बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस, हैवी मेंटेनेंस, रिपेयर का खर्चा आ जाए, हो सकता है प्रॉपर बहुत लीकेज है उस फ्लैट में, तो वो सेलर की जिम्मेदारी है कि वो बायर को किसी भी डिफेक्ट के बारे में बताए।
और अगर वो नहीं बता रहा है तो डिस्क्लोजर ऑफ नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट इसका दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। जैसे बायर के लिए था वैसे इसके लिए भी है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वो विथहेल्ड करके रख रहा है, नहीं बता रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो वो फ्रॉड है। टू प्रोड्यूस टू बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है बायर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसको देने हैं, वो डिनाई नहीं कर सकता है। और उसको टू आंसर द बेस्ट ऑफ इस इंफॉर्मेशन, जो भी उसको जानकारी है उस हिसाब से वो सब प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसके टाइटल के रिलेटेड, पार्किंग के रिलेटेड, कुछ भी अगर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन है उसे देनी है। ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वेयंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर अमाउंट मिल जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब साइन करना है कन्वेयंस डीड को, ताकि वो टाइटल प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर सके। Date of between the date of contract of sale and the delivery date of property to take as much care as a property and all documents title relating thereto as a man of ordinary prudence would do। तो जनरली आम इंसान को जितना, मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब आम मॉरली अगर किसी को जो केयर रखना चाहिए वो ही उसको केयर रखना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। कब? जब उसका फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट ऑफ सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल से लेके कन्वेयंस जो फाइनल सेल होगा, सेल डीड होगा, उसके बीच का जो पीरियड है वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है, जाने दो, ख़राब होती है तो होने दो, टूटती है तो टूटने दो। तो वैसा उसको नहीं करना, उसको अटमोस्ट केयर लेना है जब तक वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं करता है, जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में करना चाहिए एक नॉर्मल रेस्पॉन्सिबल इंसान को। जैसे उसका केयर करना चाहिए वैसे उसको करना चाहिए। ऐसा सोच के ये नहीं करना चाहिए कि चलो अभी तो बेच दिया है तो जैसा होने दो वैसा रहने दो। टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस, रेंट, कुछ भी उसका बाकी है, मेंटेनेंस बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, कुछ भी अगर उससे रिलेटेड चार्जेस बाकी है अप टू डेट ऑफ द सेल डीड उसको पे करके देने हैं। ये जो क्लॉज है ये चेंज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी केस टू केस। हो सकता है वो एमिकेबली डिसाइड करे कि एग्रीमेंट फॉर सेल डेट तक जो सारे चार्जेस हैं वो हम भरेंगे, उसके बाद के चार्जेस जो है वो बायर भरेगा, मेंटेनेंस एंड ऑल। तो वो जो भी है वो इसीलिए ही एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है ताकि ये सारे डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में ना आए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, सेल कंप्लीट होने के बाद सेलर इज बाउंड टू गिव अ बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट सच पोजेशन। बायर ने जिसको बोला है उसको पोजेशन देनी है, या बायर अगर बोल रहा है कि मुझे ही पोजेशन दो तो उसको वो कीज दे देगा। Where the whole of purchase money has been paid to the seller, he is bound to deliver it to buyer। तो obviously अगर उसको पैसा मिल गया है तो उसको प्रॉपर्टी का डिलीवरी देना है, मतलब कीज देनी है और उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और where the seller, अगर कोई भी सेलर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करके रखता है, तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू वेयर द सेलर रिटेन्स एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन सच डॉक्यूमेंट्स। अगर ऐसा कुछ क्लॉज है कि प्रॉपर्टी में से एक रूम अभी भी सेलर का ही होगा, फॉर एग्जांपल किसी बंगलो में 4 रूम है तो नीचे का एक रूम सेलर का ही होगा, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर्टिकुलर रूम के रिलेटेड वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख सकता है। वैसे तो वो ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिटेन देम ऑल, वो सब भी रख सकता है क्योंकि अभी भी एक प्रॉपर्टी, एक रूम उसका है। वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टीज सोल्ड टू डिफरेंट बायर्स, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे बायर्स है, 4 रूम है तो 4 अलग अलग लोगों को उसने सेल किया है, द बायर ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एंटाइटल टू सच डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स तो एक ही है, एक ही बंगलो है तो डॉक्यूमेंट एक ही बनेगा, तो उसमें जिसके पास ज़्यादा शेयर है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। फिर यहाँ पे उन बाकियों के पास उसकी कॉपीज़ रहेगी, उसका नाम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, वो उसके पास रहेगा जिसके पास ग्रेटर वैल्यू के प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी के 4 रूम है, चारों अलग अलग बायर्स को बेचा गया है, तो जिसके पास ग्रेटर वैल्यू है उसी के पास चारों प्रॉपर्टी के पेपर रहेंगे, बिकॉज वो प्रॉपर्टी स्प्लिट नहीं हो सकती है। तो अगर स्प्लिट हो सकती है तो सबको अपने अपने पेपर मिल जाएंगे। फिर convenant for title, the seller is deemed to contract with a buyer that the interest which the seller profess to transfer to buyer subsist and that he has a power to transfer the same when the sale is made by a person in a fiduciary character। अगर किसी ने गलत तरीके से
चीटिंग करके सेल की है और बाद में पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसने नहीं बताया है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो ऐसे केस में पावर है बायर को कि वो उसे रिवर्स कर सकता है, वो उसके टाइटल को चेंज करा सकता है, लेकिन उसका फिर प्रोसीजर होगा. व्हेन द सेल इज मेड बाय अ पर्सन इन अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर, ही इज डीम्ड to contract with a buyer and a seller had done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindering or transferring it. तो hindered और transferring it, तो अगर ऐसा कुछ भी है जहाँ पे चीट इन्वॉल्व है या कहीं भी अनसेफ चीज़ें हैं, कुछ भी गलत है, फ्रॉड है तरीका, ऑलरेडी किसी को बेचा हुआ है फिर बेच रहा है, ऑलरेडी एक बैंक से लोन लिया हुआ है दूसरी बैंक से ले रहा है, कुछ भी ऐसा वो अगर कर रहा है, तो उसके लिए अलग जो भी क्लॉज है, जो भी चीज़ें हैं वो अभी आगे आएंगी, हम लोग देखेंगे कि उससे उसको कैसे डील करना है. द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन दिस रूल इज अनेक्स टू एंड गोज विद द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी एज सच एंड मे बी एनफोर्स बाय एवरी पर्सन इन हुम दैट इंटरेस्ट इज वेस्टेड. तो जिसके भी वो सब पे एनफोर्स होगी जो जो उस इंटरेस्टेड हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फिर उसमें क्या उसको कॉम्पेंसेशन देना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से भी जा सकते हैं. यूजुअल टर्म्स इन एन एग्रीमेंट फॉर सेल, क्या यूजुअली टर्म्स यूज़ होते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल में? सबसे पहले तो डेट होगा और पार्टीज़ के नेम्स होंगे. अब ये जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप जो है वो एग्रीमेंट फॉर सेल का जो एक ड्राफ्ट है वो रेडी करो, बनाओ, तो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर जनरल एग्रीमेंट फॉर सेल, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट मेड, ये यूजुअली ऐसे होगा, आर्टिकल्स फॉर एग्रीमेंट मेड एट मुंबई दिस 10th day of October 2009 between XYZ of Mumbai Indian inhabited hereinafter called as a vendor. तो जो सेलर होगा उसके लिए वेंडर यूज़ होगा. विच एक्सप्रेशन शल अनलेस, ये सब फिक्स है, ये जो कंटेक्स्ट है ये फिक्स होगा. यहाँ पे सिर्फ आपके नेम्स चेंज होंगे जब भी आप एग्रीमेंट फॉर सेल बनाओगे तब. तो फिर टू कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देयर ऑफ बी डीम्ड टू इंक्लूड हिज ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल ईयर्स जो होंगे वो इंक्लूड होंगे, वो उनके बिहाफ पे ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. उसके ईयर्स होंगे, उसके एग्जीक्यूटर्स होंगे. एग्जीक्यूटर्स हमने पढ़ा है विल में कि जो उनकी विल को एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूटर्स होगा. उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, अगर इन अब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अपॉइंटेड, तो या तो उसके हीयर्स होंगे या तो एग्जीक्यूटर्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे. एंड असाइंस होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसने असाइन किए होंगे, किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिया होगा कि मेरे प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ों के लिए स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी मिस्टर ए को दी गई है, तो हो सकता है किसी को असाइन किया हो. तो ये क्लॉज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इट इंक्लूड्स, बी डीम्ड टू इंक्लूड, मतलब ये माना जा रहा है कि उसमें ये भी इंक्लूडेड ही है, एज गुड एज इंक्लूडेड ही है, उसके ईयर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अगर उसने किसको असाइन किया है ऑफ वन पार्ट, तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया. और फर्स्ट पार्ट लिखेंगे या वन पार्ट लिखें. एंड ABC ऑल्सो ऑफ मुंबई, ये अभी अदर पार्टी है जो परचेजर है, तो ABC ऑल्सो ऑफ मुंबई इंडियन इनहेबिटेंट है. इंडियन इनहेबिटेंट भी लिखना ज़रूरी है, अगर वो फॉरेन इनहेबिटेंट है, वो NRI है, तो वो लिखना ज़रूरी है. तो इसीलिए अगर यूजुअल केसेस में इंडियन इनहेबिटेंट है. हेरेन आफ्टर कॉल द परचेजर, तो बार बार हम मिस्टर ABC या उसका जितना भी बड़ा नाम होगा वो सब नहीं लिखेंगे. फिर हम क्या लिखेंगे? सेलर एंड परचेजर, वेंडर एंड परचेजर, सेलर एंड बायर, जो भी हम नाम दे रहे हैं, तो आगे हम फिर वही लिखेंगे, द परचेजर एंड द वेंडर, ताकि ईजी हो जाए. क्योंकि आम किसी को पढ़ने वाले को वो नहीं पता है कि इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, वो याद नहीं करेंगे. बस वेंडर एंड परचेजर ही नॉर्मल होगा और इससे डॉक्यूमेंट भी जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि हमको आप सिर्फ यही चेंजेस करने हैं, बाकी सब जगह तो वेंडर परचेजर जो यूजुअली रहता है वही रहेगा. विच एक्सप्रेशन शल अनलेस रिपग्नेंट टू कंटेक्स्ट और मीनिंग देयर ऑफ बी डीम टू इंक्लूड हिज ईयर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड असाइन. वापस यही है कि परचेजर भी ये सब सेम है. विच एक्सप्रेशन शल, ये तो हमको याद करना पड़ेगा जो फॉर्मेट है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है. तो डीम टू इंक्लूड, इसमें भी यही होगा कि उसके लीगल ईयर्स इंक्लूडेड है, फिर उसके विल के एग्जीक्यूटर्स इंक्लूडेड है, फिर
फिर उसके अगर एग्जीक्यूटर नहीं होते तो विल में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या फिर अगर वो किसी को असाइन कर रहा है परचेज करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को, तो वो असाइनर्स होंगे जो जिसको उसने असाइन किया है. समटाइम्स द परचेजर इंसिस्ट ऑन एडिंग द नॉमिनी और नॉमिनीज. कभी कभी परचेजर इंसिस्ट, ये इतना ही है जो हमको नॉर्मली एग्रीमेंट फॉर सेल में जो फर्स्ट पैराग्राफ होती है ये इतनी ही होती है, ये आगे का उसका पैरा नहीं है, बट ये सिर्फ बता रहा है कि कभी कभी परचेजर इंसिस्ट करते हैं कि नॉमिनी या नॉमिनीज़ को ऐड करो, तो नॉमिनी का भी क्लॉज ऐड होना चाहिए. तो उसमें ये भी क्लॉज ऐड हो जाता है जिसमें नॉमिनीज़ के बारे में डिटेल्स होने चाहिए, अगर वो बोला है तो. नहीं बोला है तो यूजुअली अज्यूम्ड है कि लीगल ईयर्स एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या असाइंस लिख रहे हैं तो वो कोई ना कोई नॉमिनी उसका उसमें आ गया. तो सबसे पहला पार्ट होगा डेट एंड पार्टीज, उसके बाद होगा कन्वेनेंस और राइट्स. मतलब क्या कि क्या क्या राइट्स उसको दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या अभी है. फॉर एग्जांपल वो 3 BHK है, वो 4 BHK है, तो डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन के पहले वाली चीज़ कि इन केस any convenience, rights to mineral or other rights such as any easements to be expressed, reserved, accepted or conferred, these should be specifically mentioned. कि कोई प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ऐसा है कि उसके साथ ही वो आ रहा है. मतलब अगर ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो ग्राउंड में शॉप है तो वो उसके साथ ही आ रहा है, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है तो वो उसमें लिखना है कि वो उस प्रॉपर्टी से के साथ ही इंक्लूडेड है. कोई प्रॉपर्टी है उसके बाहर गार्डन है, बैकयार्ड है, वो उसके साथ इंक्लूडेड है तो वो लिखना है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है. तो डिस्क्रिप्शन में ये आएगा कि उसकी स्क्वायर मीटर्स में या स्क्वायर फुट में एरिया कितनी है, कारपेट एरिया कितनी है, बिल्टअप एरिया कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से कहाँ, ईस्ट से कहाँ, तो वो सारी डिटेल्स जो होंगी वो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगी. नॉर्थ ईस्ट और ये सब लैंड में होता है यूजुअली, क्योंकि वो लैंड है तो उसमें डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है उसको लोकेट करने के लिए. लेकिन अगर वो ऑलरेडी फ्लैट है, ऑलरेडी कोई हाउस है, बनी हुई चीज़ है, तो ऐसी जगह पे उसकी बाउंड्रीज, उसकी एरिया, उसका जो भी कुछ नंबरिंग होगा वो दिया और उसका स्क्वायर मीटर एरिया दे दिया तो दैट इज़ सफिशेंट. उसके बाद द फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस क्लॉज होता है कि मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी एनकम्बर्ड नहीं है, मतलब ऑलरेडी किसी को लोन पे नहीं है, और अगर लोन पे है तो उसकी डिटेल दे दो कि ये प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी इतना लोन चल रहा है. हो सकता है हाउसिंग लोन ना हो लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के उसने लोन लिया हो, तो वो भी उसको डिटेल लिखना है. तो उसका प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ कनेक्शन है कहीं भी, वो डिटेल इम्पॉर्टेंट है. अगर वो आपने क्लॉज ही नहीं लिखा और एग्रीमेंट फॉर सेल बन गया और उन्होंने साइन कर लिया, बाद में पता चला कि इस बंदे ने तो उस प्रॉपर्टी पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके रखा हुआ है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके रखा हुआ है तो वो बंदा जो लेगा उसकी तो वो प्रॉपर्टी हुई ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास होगी, उसके लिए एक्चुअल पेपर्स बैंक के पास होंगे, क्योंकि बैंक ने उसको मॉर्गेज करके ही उसको वो फंड्स दिए होंगे जो लोन दिया होगा. तो ये इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जो होना चाहिए. ऑल्दो सारे क्लॉजेस इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी होना चाहिए कि ही कैन नॉट सेट टू हैव मेड आउट ऑफ मार्केटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी एज एग्रीड. तो उसको सिर्फ ये बोल नहीं सकते कि वो मार्केटेबल टाइटल है, वो प्रॉपर्टी का उसको मिला है कि नहीं मिला है, उसके सारे डिटेल्स जो होंगे, रेस्ट्रिक्टिव कुछ चीज़ें हैं. फर्दर परचेजर वुड नॉट बी बाउंड टू टेक अ कन्वेयंस सब्जेक्ट टू एनी सच एनकम्ब्रेंसेस. तो अगर उसमें ऑलरेडी कुछ एनकम्ब्रेंसेस है, मतलब कुछ ऑलरेडी उसका टाइटल किसी और को दिया गया है, कहीं लोन कुछ है, तो फिर परचेज़र को एडवाइजेबल नहीं है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी ना ले. फिर उसके बाद आता है प्राइस, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ऑब्वियसली प्राइस के कंसिडरेशन अमाउंट ही मेन होगा. तो एग्रीमेंट फॉर सेल ऑल्सो मीन्स द एग्रीगेट प्राइस फॉर विच द प्रॉपर्टी इज़ टू बी सोल्ड. तो पहले तो अर्नेस्ट मनी ऑलरेडी पे की होगी तो ही एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा, क्योंकि टोकन मनी नहीं देगा तो एग्रीमेंट फॉर सेल भी नहीं बनेगा. तो उसमें अर्नेस्ट मनी पेड के बारे में होगा, उसकी रिसिप्ट के बारे में होगा कि आई रिसीव्ड सो एंड सो. तो यूजुअली इसको कैसे लिखा जाता है कि वेंडर शल सेल टू परचेजर एंड अ परचेजर शल परचेज फ्रॉम द वेंडर ऑल एंड सिंगुलर द लैंड
हेयर इंडिटमेंट एंड प्रेमाइसेस सिचुएटेड एट सो एंड सो प्लेस डिस्ट्रिक्ट जो भी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब इन द शेड्यूल हेयर इन अंडर रिटन विद देयर अपरेंटेंसेस, मतलब उसके साथ साथ क्या इंक्लूडेड है, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है कि उस पर कोई भी लोन या कुछ भी मॉर्गेज कुछ है नहीं अभी, या किसी और का भी लोन नहीं है, बैंक का छोड़ो कोई और भी लोन नहीं है, उसको कोई और भी क्लेम नहीं कर रहा है कि मेरा टाइटल है, कहीं डिस्प्यूट में नहीं है, वो टाइटल उसका क्लियर है। फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस मतलब उसका टाइटल क्लियर है, कोई भी उसको क्लेम नहीं कर रहा है, कोई उसका भाई आके नहीं बोलेगा इसमें तो मेरा हिस्सा था, मेरे पापा ने तो मुझे दिया था, या कोई HUF है, कोई ट्रस्ट है, वो बोलेगा नहीं ये तो ट्रस्ट की ज़मीन है, तो वैसा सब उसका अगर टाइटल क्लियर है तो ही उसको वो परचेज करना है। और एट और फॉर द प्राइस सम ऑफ रुपीज सो एंड सो जो भी होगा, दैट इज़ टू से द सम, तो उसमें अर्नेस्ट मनी होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर उसका प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल 10 लाख का वैल्यू है, तो 10 लाख का वैल्यू है तो उसमें से 1 लाख उसने अर्नेस्ट मनी पे किया है, मतलब टोकन मनी पे किया है इमीजिएटली ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा वो बनेगा ही तब जब वो अर्नेस्ट मनी पे करेगा। तो अर्नेस्ट मनी पे किया है मतलब वो जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें आएगा द पेमेंट एंड रिसिप्ट वेयर ऑफ द वेंडर डॉथ हेयर बाय एडमिट एंड एक्नॉलेज। तो वो जो वेंडर है वो एडमिट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है और डॉट साइन कर रहा है कि मुझे इतना मिला है और 9 लाख मुझे जब कंप्लीशन ऑफ परचेज होगा तब मिलेगा। तो ये जो है थर्ड थिंग फिफ्थ थिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, उसमें अर्नेस्ट मनी का भी डिटेल आएगा। तो अर्नेस्ट मनी जैसे हम सबको पता है कि पार्ट ऑफ टोटल प्राइस इज पेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एग्रीमेंट फॉर सेल एज अर्नेस्ट मनी। द पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी सर्व्स टू पर्पसेस, इट गोज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द फाइनल अमाउंट जो होगा उसके ही अगेंस्ट आप दे रहे हो, ऐसे अलग से उसको हम लोग गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। जो अर्नेस्ट मनी जो टोकन अमाउंट होगा वो जो आपका टोटल अमाउंट है उसका ही पार्ट आप दे रहे हो। बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ पे किया है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, नहीं तो आप भी पीछे हो सकते हो कि नहीं मुझे नहीं परचेज करना है क्योंकि आपने कुछ पे ही नहीं किया होगा अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अ फोरफीचर क्लॉज इज इंसर्टेड, तो जब हम प्राइस की बात करते हैं तब फोरफीचर क्लॉज भी हम इंसर्ट करते हैं कि दोनों में से अगर किसी ने भी डिनाई किया, अगर बायर ने डिनाई किया तो उसको जो है वो अमाउंट उसका उसने अगर पे किया हुआ है अमाउंट तो उसका फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन अगर सेलर जो है वो ये कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि नहीं अभी मुझे नहीं बेचना है, तो ऐसे केस में सेलर को जो अमाउंट मिला है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देना है उसको। तो ये यूजुअली क्लॉज एमिकेबली डिसाइड होता है, बट यूजुअली जो जनरली बुक में लिखा है वो ये होना चाहिए कि जो बायर है, क्योंकि बायर तो रेडी है बाय करने के लिए बट सेलर ना बोल रहा है, तो सेलर को उसका अमाउंट जो भी उसने पे किया है एज अ अर्नेस्ट मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट उसे रीपे करना है। फिर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स टू परचेजर, तो प्रोविजन इज ऑल्सो मेड इन एग्रीमेंट दैट द वेंडर शैल इमीजिएटली और विद इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, यूजुअली 4 days। अब यूजुअली ये बोला जाता है कि 4 दिन के अंदर उसको टाइटल ऑफ डीड्स जो है उसका डिलीवरी देना है, मतलब डिलीवरी टू परचेजर्स अटॉर्नी द टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। उसको जो भी अभी एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया तो उसको प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स जो है वो 4 दिन के अंदर उसको देने हैं टू वेरीफाई कि प्रॉपर्टी प्रॉपर है या नहीं। फिर कभी कभी कोई केसेस में कैसा रहता है कि वो लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, कहीं उसका सर्च रिपोर्ट निकालते हैं कि वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, इस पर कोई क्लेम तो नहीं कर रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। तो अगर उसको प्रॉपर्टी के पेपर मिलेंगे तो ही तो वो सर्च या कुछ उस पर एक्शन ले सकेगा या उसको चेक कर सकेगा उसकी जेन्यूनिटी। तो इसीलिए यूजुअली 4 days के अंदर उसको जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, परचेजर को टाइटल डीड जो है वो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल जाने चाहिए। द वेंडर शल विद इन 4 days फ्रॉम द एग्जीक्यूशन हेयर ऑफ डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड टू परचेजर्स attorneys on their usual accountable receipt all the title deeds relating to the said land, जो भी लैंड है, प्रेमाइसेस है,
कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी टाइटल डीड्स है, जो भी पेपर है, फॉर एग्जांपल वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वो येलो बेल्ट में है, ग्रीन बेल्ट में है, जो भी उसका डिटेल है वो सब उसको देना है, किसको, जो परचेज कर रहा है उसको। मार्केटेबल टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट, तो एग्रीमेंट में ये भी होता है कि वेंडर शैल मेक आउट मार्केटेबल टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट, तो किसी को रीजनेबल डाउट नहीं है ऐसा उसको टाइटल फ्री रखना है। मतलब उस पर कुछ भी डिफेक्ट है टाइटल पे, उसको लग रहा है कहीं लीकेज है, कहीं उसको लग रहा है कोई और बाजू वाला कुछ क्लेम कर सकता है तो बाउंड्री बना लूँ, तो उसके पहले उसको अपनी कॉस्ट पे उस टाइटल को क्लियर रखना है, ताकि कोई भी तरह का डिस्प्यूट, कोई भी तरह का डाउट ना आए किसी के ऊपर। तो वो मार्केटेबल टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की है, वेंडर की है। फिर उसके बाद आता है टेन्योर। टेन्योर भी इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइम के अंदर वो जो है पैसा दे के जो कन्वेयंस डीड है या सेल डीड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट टेक लाइफ टाइम। एग्रीमेंट फॉर सेल बन गया तो वो सफिशेंट नहीं है, मेन तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, दैट इज सेल डीड बननी चाहिए या डीड ऑफ कन्वेंस, जो भी उसको नाम बोलो। तो द टेन्योर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे इस टेन्योर की बात वो नहीं है, आई एम सॉरी, इस टेन्योर की बात ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो कितने पुरानी है, कब बनी है वो। द टेन्योर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो टू बी मैंशनड इन एग्रीमेंट फॉर सेल। द वेंडर मस्ट टेक केयर टू सी दैट द प्रॉपर टेन्योर इज मैंशनड। तो अगर वो नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी बनी हुई है, बिल्डिंग है, 15 साल है, 50 साल है, 100 साल है, कितने साल पुरानी है, तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग है। रूट ऑफ टाइटल, normally root of title is inserted in an agreement for sale only when property is sold by public auction। अगर कोई प्रॉपर्टी पब्लिक ऑक्शन में बेची जा रही है तो उस केस में रूट ऑफ टाइटल इम्पॉर्टेंट है। अब रूट ऑफ टाइटल क्या है कि इवन इन अ प्राइवेट सेल द वेंडर में इंसर्ट सच अ कंडीशन दैट द परचेजर शुड नॉट मेक एनी रिक्वेजिशन और ऑब्जेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइटल प्रायर टू सर्टन डॉक्यूमेंट और प्रायर टू अ पर्टिकुलर डेट। मतलब रूट पे नहीं जाएंगे, वो टाइटल के रूट पे नहीं जाएंगे। अगर ऑक्शन सेल है तो मतलब अभी से वो आप इसके ओनर हो, इसके पहले क्या हुआ है, उसमें कितने और ओनर आए हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर बैंक कुछ लोन ले रहे होते हैं हम लोग किसी प्रॉपर्टी पे, वो चेन ऑफ एग्रीमेंट मांगती है। मतलब उसके पहले अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने परचेज किया, पहले ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे के पांचवे को, ऐसे करके आई एम द 9th एंड आई एम सेलिंग टू समबडी, तो ही इज 10th, तो पूरे 9 के 9 चेन उसको लगेंगे, तो रूट टाइटल उसको बोलते हैं। तो रूट टाइटल की ज़रूरत जो है वो रूट टाइटल इंसर्टेड कब होता है, जब प्रॉपर्टी पब्लिक ऑक्शन में होती है। पब्लिक ऑक्शन के केस में ज़रूरी होता है कि आपको दिखाना है कि ये कहाँ से आई है, एक्चुअली रूट क्या है इसका टाइटल का, एक्चुअल इसका ओनर कौन है। फिर उसने बैंक के पास आया, वो पेमेंट नहीं कर पाया लोन को, इसके बाद बैंक उसको ऑक्शन में बेचती है, तो रूट टाइटल का भी होना ज़रूरी है ऑक्शन में। और अदरवाइज भी कभी कभी बैंक जो होती है, कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी होती है, या यूजुअली भी बैंक मांग सकती है कि चेन ऑफ एग्रीमेंट मांग सकती है, तो रूट ऑफ टाइटल भी इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट्स ऑर्डर, व्हेन अ वेंडर इज़ अ हिंदू, अगर कोई वेंडर हिंदू है और एंड, और मतलब ओ आर नहीं, एंड अ मेंबर ऑफ HUF, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म है उनकी और उसका मेंबर है, और ये जो देयर में बी माइनर को पार्टनर्स इन सच अ फैमिली। अब क्या होता है, HUF जो होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, उसका एक अलग पैन नंबर होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है उसमें एक कर्ता होता है, उसमें को पार्टनर्स होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं, मतलब उस कुटुंब के, उस परिवार के जितने भी बच्चे, लड़के, फैमिली मेंबर्स होंगे वो सब को पार्टनर्स होते हैं उसके, मतलब मेंबर्स होते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी HUF को बिलोंग करती है तो वो प्रॉपर्टी का कर्ता भी, जो कर्ता मतलब जो मेन मेंबर होगा, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा, वो उसका कर्ता होता है। तो वो कर्ता भी सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पे उन सबका हक है। अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रॉपर्टी है तो उस पर उसके सारे मेंबर्स, उसके पोते, उसके बेटे, उसके भाई के बेटे, जो भी उस फैमिली में है मेंबर्स,
उनका हक है अगर वो जॉइंट हिंदू फैमिली में है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी पे डील कर रहे हो, इन सच केसेस इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल टू टेक अ कन्वेयंस फ्रॉम सच अ हिंदू वेंडर। अगर वो हिंदू है और अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड फैमिली की है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उससे कन्वेंस दो, इवन इफ he is a manager of such joint Hindu family on his mere statement that he is selling such property for legal necessity। भले ही वो स्टेटमेंट भी दे रहा है कि मैं लीगल नेसेसिटी के लिए ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, वो स्टेटमेंट शायद वर्बली दे रहा होगा। द परचेजर मस्ट therefore insist that the clause to be inserted in the agreement for the sale to the effect of that order of court to be obtained। भले वो डिक्लेरेशन भी दे रहा है ना कि ये मैं अब मतलब मैं इच्छा से बेच रहा हूँ, मुझे हक है बेचने का एंड ऑल, फिर भी ऐसे केसेस में कोर्ट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट का ऑर्डर ऑब्टेन किए बिना जो है वो HUF की जो प्रॉपर्टी है उसमें डी मतलब उसका जो कन्वेयंस है वो नहीं करना चाहिए। ऑथोराइजिंग द मैनेजर, कोर्ट अगर ऑर्डर दे रही है कि मैनेजर ऑथोराइज है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, अब कोर्ट भी है, ऑर्डर वो ऐसे ही तो देगी नहीं। कोर्ट अगर ऐसा ऑर्डर देगी तो सारे जो भी को पार्टनर्स होंगे उस HUF में जो भी मेंबर्स होंगे उन सब का साइन लेने के बाद, इवन माइनर को पार्टनर्स भी हैं तो उनके जो गार्जियन होंगे उनका साइन, विटनेस का साइन लेने के बाद ही कोर्ट ऑर्डर देगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना जो अगर HUF की रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो उसका कन्वेयंस कोर्ट के ऑर्डर के बिना नहीं करना चाहिए। When an application is made on behalf of a minor co-partner for the sale of property in which he is interested, the court appoints a guardian। अगर कोई माइनर है बंदा 18 ईयर्स से कम है, 17 ईयर्स का है, लेकिन वो HUF का मेंबर है, अब HUF का मेंबर होते हुए उसके पास हक है कि वो उस HUF की प्रॉपर्टी को बेच सकता है अगर सब लोग उसे हाँ बोल रहे हैं, अगर सब लोग उसे एसेंट दे रहे हैं तो ऐसे केस में अगर एप्लीकेशन कोर्ट के पास कोई माइनर को पार्टनर लेके जा रहा है, फिर भी कोर्ट क्या करेगा, उसके कोई भी गार्जियन को अपॉइंट करेगा और वो गार्जियन जो है उनकी हियरिंग सुनने के बाद, सब विटनेस आएंगे, सब साइन होने के बाद ही उनको जो है वो ऑर्डर मिलेगा कि आप ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में जो है वो डील कर सकते हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेंडर इट वुड ऑल्सो बी advisable to provide that if such an order is refused, the purchaser would take back only his earnest money with or without interest to be agreed। तो अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अर्नेस्ट मनी पे हो चुका है, अब अर्नेस्ट मनी पे कर दिया है मैंने, मैं किसी HUF से प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ और मैंने टोकन अमाउंट दे दिया है 5 लाख का। अब बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने बोला था कि भले ही वो HUF की है लेकिन कोर्ट हमको ऑर्डर दे देगा। अब कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप बेच नहीं सकते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, कि किसी का साइन नहीं है, कोई विटनेस अवेलेबल, मतलब कोई को पार्टनर ने, एक भी को पार्टनर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी है। अगर कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो अब मेरा जो अमाउंट है वो मुझे वापस मिलना चाहिए, जो मैंने टोकन अमाउंट दिया है। तो वो जो अमाउंट है मुझे वापस मिलेगा either with interest or without interest, whatever will be the terms and condition fixed before the actual। अभी एग्रीमेंट फॉर सेल में इसीलिए हम टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं कि अगर किसी भी रीज़न से सेलर नहीं बेच पाया तो उस केस में वो जो पैसा मुझे रिफंड करेगा वो विथ इंटरेस्ट करेगा या विदाउट इंटरेस्ट करेगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन भी होगा। अगर 2 महीने में वो मुझे दे रहा है तो वो विदाउट इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन अगर 2 महीने बाद अगर वो मेरा उसके बाद भी वो पैसा रख के बैठा है और प्रॉपर्टी भी नहीं सेल कर पा रहा है तो उसको इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली व्हेन अ सेल इज़ बाय ट्रस्टीज ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को बिलोंग करती है तो अब उसके ट्रस्टीज़ ही होंगे जो उसको सेल या परचेज़ कर सकेंगे, क्योंकि वो सेल या परचेज़ कर सकते हैं बट वो प्रॉपर्टी के ओनर्स नहीं होते हैं, वो प्रॉपर्टी अभी भी ट्रस्ट की ही होती है, बट ट्रस्ट के बिहाफ पे उसके ट्रस्टीज़ उसको सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो सैंक्शन चाहिए, अगर वो ट्रस्ट को बिलोंग करता है कोई प्रॉपर्टी और ट्रस्टीज़ उसको बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए चैरिटी कमिश्नर का, उस एरिया के चैरिटी कमिश्नर का साइन चाहिए, चैरिटी कमिश्नर का सैंक्शन लेटर चाहिए कि दे आर अलाउड टू सेल दिस प्रॉपर्टी, तो ही वो सेल कर सकते हैं, तो ही हम लोग को कन्वेयंस मिलेगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट फॉर सेल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसको जो भी अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा। अपोर्शनमेंट मतलब कि
उसके रिलेटेड कुछ भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं सर्टन प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो अपोर्शन कर लेते हैं, मतलब प्रपोर्शनेटली बांट लेते हैं। भले इसका नाम अपोर्शनमेंट है बट प्रपोर्शनेटली बांट लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के सेल डीड हुई है दिसंबर में, फिर मार्च में हुआ है, सॉरी एग्रीमेंट फॉर सेल हुई है दिसंबर में और मार्च में हुआ है उसका सेल डीड, दैट इज डीड ऑफ कन्वेयंस। तो ड्यूरिंग दैट 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स को हो सकता है ये लोग ऐसे डिसाइड करें कि 1.5 मंथ का जो टैक्सेस है वो आप भरो, 1.5 मंथ का मैं भरता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बोलेंगे आपने भी नहीं यूज़ किया, वो बोलेगा मैंने भी नहीं यूज़ किया, मैं तो रहने ही नहीं आया हूँ। तो दोनों केसेस में वो लोग हाफ ऑफ डिवाइड कर सकते हैं या एमिकेबली डिसाइड कर सकते हैं कि 1 मंथ का आप करो, 2 मंथ का मैं पे करूँ। तो इस जो भी इनको डिसाइड करना है, प्रपोर्शनेट शेयर डिसाइड करना है, उसको अपोर्शनमेंट बोलते हैं। तो अपोर्शनमेंट का क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग ऑफ टाइटल डीड्स बाय वेंडर, तो एग्रीमेंट फॉर सेल में प्रोविज़न ये भी होगा कि वेंडर को अगर कोई प्रॉपर्टी रिटेन, कोई डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं तो वो पहले से ही बताएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है उसका कॉपी मुझे लगेगा, या कोई ट्रस्टी है अगर उसको पहले ही बताना है कि कोई ऐसे टाइटल डीड्स हैं, टाइटल डीड मतलब टाइटल के रिलेटेड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वेंडर को वापस चाहिए, तो आप वेंडर को वापस दोगे। मतलब क्या कि पहले चेन ऑफ एग्रीमेंट है, उसने किसी से परचेज की थी, उसको प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए, तो वो वापस लेने का उसका हक है वो, लेकिन क्लॉज में आ जाएगा कि उसको रिटर्न करना है। टाइम बीइंग द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अब यहाँ पे ये आया है कि टाइम प्रोविज़न होना चाहिए कि कितने टाइम के अंदर, यूजुअली 2 मंथ्स होता है, completed within 2 months of the date of execution of agreement and the time shall be essence of the agreement। तो ये important है कि टाइम, कितने टाइम लिमिट में आप इसको सेल डीड में कन्वर्ट करोगे। तो 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, बट 2 महीने यूजुअली होता है। बाकी आप लोग एमिकेबली डिसाइड कर सकते हो सकता है कोई 1 साल का टाइम दे दे कि आप 1 साल ले लो, तब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी में बैठा हूँ। आप 1 साल ले लो, 1 साल के बाद आप मुझे पूरा पेमेंट कर लेना और कन्वेंस डीड हम बना लेंगे एंड देन आपको ओनरशिप मिल जाएगी। फिर उसके बाद ओनरशिप की बात आएगी, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन जब उसे मिलेगी तो पोजेशन के टाइम पे अगर उसमें कोई टेनेंट है तो टेनेंट को भी बोला जाएगा कि अभी ये ओनर है, ये आपको अभी उसका अगर टेन्योर बाकी होगा एग्रीमेंट का तो फिर उसको वो रह सकता है, और वो जो रेंट अमाउंट होगा वो उसको नए वाला जो ओनर है उसको दे देगा वो। तो इट विल डिपेंड कि आप लोगों का क्या डिस्कशन हुआ है। अगर उसको प्रॉपर्टी वैकेंट चाहिए तो वो पहले से ही नोटिस दे देगा, जब उसको डिलीवरी देनी है घर की, पोजेशन देना है घर का, उसके पहले ही वो टेनेंट को बता के रखेगा, 1 मंथ नोटिस, 3 मंथ्स नोटिस, जो भी उनका कंडीशन होगा। तो उसको जैसा चाहिए, जो बायर है उसको जैसा चाहिए, प्रॉपर्टी वैकेंट चाहिए, उसको प्रॉपर्टी में जो टेनेंट है उसको लगेगा कि चलेगा, टेनेंट होगा तो सिर्फ रेंट अभी वो मुझे देगा बिकॉज नाउ आई एम दी ओनर, तो वो भी सब डिटेल्स उसमें आएंगे। रिस्क ऑफ फायर और अदर एक्सीडेंट, तो अगर कुछ फायर और एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो वो भी इन लोगों को लिखना है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड एग्रीमेंट फॉर सेल से लेके कन्वेंस डीड तक, क्योंकि कन्वेंस डीड के बाद ही एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पर तो सिर्फ टोकन अमाउंट दिया गया है। तो ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स अगर कुछ भी फायर होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको कौन लॉस को बेयर करेगा। तो हो सकता है ये लोग डिसाइड करें कि दोनों बेयर करेंगे, हाफ ऑफ बेयर करेंगे, या फिर यूजुअल केसेस में ये होगा कि ओनरशिप अभी मेरे पास आई नहीं है तो वो ही बेयर करेगा जो सेलर है। नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, अगर कुछ भी नोटिस है म्यूनसिपल अथॉरिटी से, कोई भी तरह का ये आया है, कुछ लेटर आया है कि आपका ये बाकी है, कुछ भी है, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट फॉर सेल के बाद आया है और सेल डीड के पहले आया है, तो दे हैव टू डिसाइड कि वो नोटिस पर्टेनिंग टू प्रीवियस पीरियड है। तो ऑब्वियसली जो बंदा है, जो जिसने प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसका काम है वो पे करना। लेकिन अगर ऐसा कुछ नोटिस आया है कि फ्यूचर के रिलेटेड है, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि फ्यूचर में उस एरिया में रोड बनने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ है, तो फ्यूचर रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो फ्यूचर बायर विल टेक केयर। और अगर पहले से रिलेटेड है तो जो पहले बायर था, पहले जो ओनर था
वो उस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर कुछ है तो अगर आपको लग रहा है कि वो एरिया है, यहाँ पे मेट्रो बनने वाला है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो ये क्लॉजेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुछ भी ऐसा उनको पाइपलाइन लग रहा है कि गैस पाइपलाइन बनने वाली है, फिर उस टाइम खर्चा हुआ तो कौन बेयर करेगा, आपको ऐसा कोई भी क्लॉज लग रहा है तो उसमें लिखना ज़रूरी है। प्रोविज़न रिगार्डिंग कॉस्ट, कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, स्टैम्प का है, कभी एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, बॉन्ड पेपर खरीदने हैं, एडवोकेट की फीस है, तो वो सब भी डिसाइड होने चाहिए कि वेंडर करेगा, परचेज़र करेगा, आपस में करेंगे, क्या करेंगे। वो प्रोविज़न कॉस्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर भी डिस्प्यूट्स होते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन वेंडर्स पोजीशन, अभी कोई डॉक्यूमेंट वेंडर के पास है ही नहीं, वो सोसाइटी से जाके लेके आने हैं, सोसाइटी के सेक्रेटरी से लेके आने हैं, हो सकता है बैंक के पास पड़े हुए हैं ऐसे कोई पेपर्स है। तो ऐसी चीज़ में उसका जो एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा, तो वो भी ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि परचेजर बेयर करेगा कि वेंडर। यूजुअली तो वेंडर को पे करना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, आइडियली उसके पास होने चाहिए सारे पेपर्स। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जाओ सेक्रेटरी के पास, बिल्डिंग के और सोसाइटी के जो भी है उससे लेके आओ। सर्टिफिकेट अंडर इनकम टैक्स, तो यूजुअली जब हम सेल करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी तो सेक्शन 230A इनकम टैक्स 1961 का जो सर्टिफिकेट लेना है, जो भी TDS वगैरह भरना है वो भी भरना है। कॉमन टाइटल डीड्स, वेंडर सेल्स ओनली पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड एज अ रिगार्ड्स एज अ कॉमन टाइटल। अगर वेंडर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच रहा है, पूरा नहीं बेच रहा है, तो ऐसे केस में वो जो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का जो उसका पेपर है वो रख सकता है, हो सकता है वो पूरा प्रॉपर्टी का भी रखे क्योंकि अभी भी उसने पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेची है, और उसको सेफ कस्टडी में रखे, और जब जब उसको ज़रूरत है परचेज़र को, जो न्यू बायर है, जब उसको ज़रूरत है तब उसको वो उसकी कॉपीज़ दे सकता है। ब्रोकरेज भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज कौन भरेगा, 1% होगा, 2% होगा। दो ब्रोकर है तो बायर अपने ब्रोकर को पैसा देगा, सेलर अपने ब्रोकर को देगा, तो वो क्लॉज भी इसमें आना चाहिए। फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये हो गया आई गेस, वापस आ गया। तो इतने हैं, ब्रोकरेज तक ही है 21, हाँ 22 भी है। 22 इज शेड्यूल, तो शेड्यूल जो है एग्रीमेंट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीड टू बी सोल्ड। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन होगा उसका कि प्रॉपर्टी का नॉर्थ है, ये लैंड के लिए होगा जो मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में ये लॉन्गिट्यूड है, फिर साउथ में इतना लैटिट्यूड है, टुवर्ड्स ईस्ट इतना है, इसके वेस्ट में प्लॉट नंबर AB है, व्हाट्सोएवर एग्रीकल्चरल लैंड है वो सब। और सबसे लास्ट में होगा रिसिप्ट क्लॉज। रिसिप्ट क्लॉज में यूजुअली ऐसा लिखा होता है, रिसीव्ड द डे एंड द फर्स्ट ईयर हेयर इन अबव रिटर्न ऑफ एंड फ्रॉम विद इन द नेम परचेजर, जो भी उसका होगा 1 लाख, फिर यहाँ पे साइंड से रिसीव्ड, फिर विटनेस की साइन होगी। उसके बाद है ना, ये एक्चुअली में दिया है कि एग्रीमेंट फॉर सेल कैसे होता है, ये पूरा उसमें डिटेल है, ये मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, आप पढ़ लो। ये सब हमने जो पढ़ा उसके क्लॉजेस दिए हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कंटेनिंग द यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हमको मतलब इतना डिटेल में तो हम इतना बड़ा लिखेंगे तो वही पेपर का टाइम ही पूरा चला जाएगा, बट मेन जो इसमें से क्लॉजेस हैं, मेन इन द क्लॉजेस मतलब सारे क्लॉजेस लिखने हैं, बट उसके जो मेन लाइंस हैं भले ही पूरा हम डिटेल में ना लिखें। तो स्टार्टिंग इससे होगा, ये हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट फॉर सेल बिटवीन सो एंड सो, और ये वेयरएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेसिटल्स, तो ये वेयरएस से चालू होते हैं हमेशा कोई भी एग्रीमेंट में, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बारे में ये डिटेल जो भी है ये मैं भेज दूंगी। तो हमने जो अभी पढ़ा है एग्रीमेंट फॉर सेल, वो ही सारे क्लॉजेस इसमें दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे साइंड बाय सो एंड सो, और यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद आता है कि डीड ऑफ कन्वेंस, तो डीड ऑफ कन्वेंस के भी इसमें डिटेल दिए हैं कि वो डीड ऑफ कन्वेंस एग्रीमेंट ऑफ सेल में जो पार्टीज़ होंगे वही पार्टी होंगी, उसके ही कनेक्शन में होगा, मोस्टली वही क्लॉजेस होंगे, बट कुछ इसमें भी चेंजेस होते हैं। तो दैट्स